बैठिए भाई। देखिए आपका पुलिस एक्ट में सेक्शन 32 तक पढ़ाया गया था। इसके बाद आपका इसमें जो शुरू करना है आपका सेक्शन 32A और 2B, इसी की भूमिका बांधी जा रही थी आपका। हाँ भाई, एक और सूचना है आपका, कल फिर क्लास सुबह और शाम वाली बंद रहेगी। अरे मैसेज कर देंगे, कुछ व्यक्तिगत कार्यवश आपका थोड़ा बाहर जाना है शहर से, अतः कल आपका सुबह निकलना है 9:30 बजे, तो क्लास चलाना संभव नहीं रहेगा। इधर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस कभी काल बीच बीच में होता रहेगा, यानी कि हफ्ते में हो सकता है एक दिन डिस्टर्ब हो जाए कभी काल। तो भाई आज पहले ही बता दिया जाए कि कल आपका न तो सुबह वाली ला की क्लास चलेगी न शाम वाली, क्योंकि लेट हो जाएगा, आने में कोई मतलब नहीं। आज भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस था कुछ काम को लेकर, तो इसीलिए लेट भी हो गया आज भी। तो कल क्लास बंद रहेगी, परसों चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ताकि आपका पुलिस एक्ट हम भी चाह रहे हैं जल्दी निपटे, तो भाई पैरा उठाया जाए, यानी कि आपका 7 क्वेश्चन कम से कम कवर हो जाए। देखिए आपका जो माने पुलिस अधिनियम 1861 में जो हमें पढ़ना है आपका 32A और 32B, इसको हम कोरिलेट किए थे। यानी कि आपका जो पुलिस अधिनियम की धारा 32A है, ये सेम प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 144A में किया गया है। और जो आपका माने पुलिस अधिनियम की धारा 32B या 32 ख है, तो सेम प्रावधान आपका आईपीसी की धारा 153 ए में किया गया है। यानी कि इसको हम कहते हैं 153 क, हिंदी में कहेंगे क। फिर एक बार नए लोग भी भाई याद रखे, अगर कैपिटल लेटर में लिखा है इसका मतलब कि वह नई धारा है, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा है यानी कि नई धारा न होकर उसी धारा का एक अंग है। जैसे कि हम अगर कहें कि 153A, इसका मतलब कि ये नई धारा नहीं है, ये 153 का ही खंड कौन है, ए। और इसी में हम लिख दें कि 153 क्या, ए, यानी कि ये नई धारा। अब समस्या ये है कि भाई हिंदी में आपका कैसे स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखा जाए, तो हिंदी में तो क ही लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा विवाद उत्पन्न हो, आपके मन में संदेह हो, तो कम से कम एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा और वहां से गवर्न करिएगा। जो विवाद उत्पन्न होता है वो भी मैं बता दूं, जो एमपी ओपी में ज्यादा विवाद उत्पन्न करते हैं आपका एविडेंस की धारा, ये देखिए एविडेंस की धारा 114 क और एविडेंस की धारा 114 क, इसमें जो आपका विवाद उत्पन्न होता है वह मुख्य रूप से जो विवाद उत्पन्न होता है वह ये आता है कि किसमें क्या है। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में हिंदी वर्जन न देखिए, इंग्लिश वर्जन देखिए। अगर 114 में कैपिटल ए लिखा है यानी कि दुराचार के मामलों में प्रिजम्पशन या उपधारणा, और 114 में क्या लिखा है, स्मॉल ए, यानी कि 114 का ये खंड कौन है, ए। उसी प्रकार देखिए अब नई धारा 144A में आपका ये प्रावधान है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है यानी कि जो डीएम है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वह सामूहिक प्रशिक्षण या सामूहिक व्यवसाय को माने हथियार सहित सामूहिक प्रशिक्षण या सामूहिक आपका व्यायाम को आपका रोक सकता है। और क्यों रोकेगा, अगर उससे किसी समुदाय विशेष में भय पैदा हो, क्षोभ पैदा हो, तो कौन रोकता है ऐसे कार्यों को, डीएम। और रोकेंगे तो कितना दिन के लिए रोक सकते हैं, ये 3 माह के लिए। और राज्य सरकार चाहे तो ये अवधि बढ़ा सकती है कितने दिन के लिए, 6 माह के लिए। यानी कि टोटल रोक कितना हो सकती है, 9 माह। तो अगर जब डीएम के आदेश से
आपका रोक लगा दी गई है कि आप माने आप हथियार या आयुध सहित न तो व्यायाम करिए यानी कि पीटी परेड न करिए और न ही आप ट्रेनिंग लोगों को दीजिए। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा। और वह सजा किसमें मिलेगी? तो आईपीसी की धारा 153 क यानी कि 153 ए। फिर एक बार कवर करिए। यानी कि सामूहिक रूप से हथियार या आयुध के साथ प्रशिक्षण या व्यायाम पर कौन रोक लगा दिया? डीएम। और कोई व्यक्ति इस रोक का उल्लंघन किया तो वह किस धारा में दंड का भागी होगा? तो 153 क में। जो बात सीआरपीसी की धारा 144 ए में है वही बात पुलिस अधिनियम की धारा 32 ए में हम बताएंगे। और जो बात आईपीसी की धारा 153 ए में है वही बात कहाँ हम बताएंगे? तो पुलिस अधिनियम की धारा 32 बी। अब आपका सही रहेगा, आपका 32 ए देखा जाए तब अब सही रहेगा, क्योंकि अब तो कोरिलेट आपका हो ही गया। देखिए भाई बैरक निकाल लीजिए अब। सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। यानी कि सामूहिक आपका व्यायाम या सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध मतलब रोकने की शक्ति, प्रोहिबिटेड करने की शक्ति। यानी कि रोक दिया जाए कि सामूहिक रूप से न तो आप व्यायाम करिए और न ही लोगों को क्या दीजिए? ट्रेनिंग। अब देखिए आगे भाई, पहला खंड देखिए और 144 से सीआरपीसी सेम पढ़ते रहना है, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि सेम प्रावधान है। तो भाई दोनों एक साथ दोनों न पढ़ा जाए। देखिए, जिले का मजिस्ट्रेट जब लोक अथवा लोक सुरक्षा अथवा लोक परिशांत रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता हो तो या तो सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने, यानी कि अब हथियार लेकर न चलिए, अस्त्र ले जाने अथवा सामूहिक ड्रिल, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सामूहिक व्यायाम करने अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने से रोक सकता है। यानी कि हथियार के साथ आप सामूहिक रूप से ट्रेनिंग न लीजिए। जहां यह युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण लोगों के अंदर अथवा उसके किसी वर्ग के बीच भय उत्पन्न हो सकता है अथवा असुरक्षा की भावना को जगा सकता है। तो पहले इतना समझा जाए, उसके बाद और आपका बताया जाएगा। पहले इतनी बात आप समझिए कि ये बैरक क्या कहता है। देखिए, ये क्यों ये प्रावधान जोड़ा गया, और ये प्रावधान आपका कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा। इसका इतिहास थोड़ा देखना है। ये जो प्रावधान जोड़ा गया स्पष्ट रूप से आपका लिखा भी गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1985 में संशोधन करके जोड़ा गया। यानी कि कब जोड़ा गया पूछ सकता है, तो 1985। ये मुख्य रूप से जोड़ा ही क्यों गया, तो उसका भी दो लाइन कारण देखिए, तब बैरक को आगे बताया जाए। ये जो आरएसएस वाले थे कहीं भी अपना कैंप लगा देते थे और कैंप लगाकर आपका बेलचा, डंडा, छड़ी इत्यादि लेकर पीटी परेड शुरू करा देते थे लोगों का, या आपका हथियार सहित प्रशिक्षण देने लगते थे। तो कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी और कांग्रेस की सरकार ने कानून में बदलाव लाकर आपका डीएम को माने ये डीएम को शक्ति प्रदान की कि डीएम चाहें तो ऐसे आपका कार्यों पर क्या लगा सकते हैं? रोक।
यानी कि मुख्य रूप से जो आरएसएस की गतिविधियां थी उसी पर रोक लगाने के लिए ये सब प्रावधान जोड़े गए। और किस सरकार ने 1985 में जोड़ा? कांग्रेस सरकार ने जोड़ा। अब तो भाई आपका कह सकते हैं कि आरएसएस की ही सरकार है। आप एक तरह से देखें तो जो भी कार्य होता है बड़ा बड़ा बिना आरएसएस की इजाज़त के नहीं होता। चाहे योगी जी और चाहे मोदी जी, सब आरएसएस के आगे शरणागत हैं। और आरएसएस के प्रमुख जो कह देंगे, योगी, मोदी और राष्ट्रपति में हिम्मत नहीं है कि इस बात का क्या कर सके उल्लंघन। अब देखिए आपका मुख्यमंत्री में ही मनोज सिन्हा का नाम आ गया था। अब हुआ कि शपथ लेंगे, लेकिन मोहन भागवत का फोन आ गया कि नहीं, योगी लेंगे, क्योंकि योगी आरएसएस के क्या है, ज़्यादा प्रिय है, मनोज सिन्हा नहीं। तो 2 मिनट में बाजी क्या हो गई, सब अमित शाह। अब मोदी सब मौन हो गए जितना लाभी थी। और मोहन भागवत का आपका क्या हुआ, बातें माननी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका वो अलग बात है। और 90% जो बड़े बड़े वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के हैं, अध्यक्ष हैं जो आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो मेंबर हैं, माध्यमिक के मेंबर हैं, उच्चतर का मेंबर है, जाकर उनका थोड़ा इतिहास देखिए। 90% लोग आरएसएस के विचारधारा वाले हैं। तो भाई जिसकी सरकार वो अपने लोगों को, आपका इसमें कोई शक नहीं है, अपने लोगों को ही ऊपर बैठाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये अहम बात चली आ रही है। तो इसलिए मैंने क्यों ये धारा बनाई गई, इसका हम थोड़ा इतिहास बताए। तो इस धारा में होता क्या है? तो अगर जिले का, भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई। देखिए, अगर जिले का मजिस्ट्रेट है, उसे लगता है कि लोक समाज को या शांति व्यवस्था को खतरा है, तो ऐसी दशा में जिले का मजिस्ट्रेट या तो नोटिफिकेशन जारी करके या सार्वजनिक सूचना देकर या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आदेश देकर, माने अपने इलाके में या तो पूरे जिले में या जिले के कुछ भाग में हथियार सहित चलना प्रतिबंधित कर सकता है। यानी कि अस्त्र सहित न चलिए लेकर, या अस्त्र सहित आप कह सकते हैं व्यायाम न करिए, या अस्त्र सहित आप प्रशिक्षण न दीजिए लोगों को। और ये कौन रोक सकता है? जिले का मजिस्ट्रेट। तो पहला क्वेश्चन अटैकिंग ये करना है कि इसमें जो आदेश जारी किया जाता है प्रतिषिद्ध करने का कि ये सब कार्य न करिए, ये कौन आदेश दे सकता है? तो एसडीएम नहीं, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं, उपखंड मजिस्ट्रेट नहीं, केवल कौन दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। और सीआरपीसी की धारा 144 ए में भी सेम प्रावधान है। लेकिन ये कब? जब जिले के मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे अस्त्र के साथ प्रशिक्षण देने से या ऐसे व्यायाम करने से जो लोग हैं उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होगी, या लोगों के किसी वर्ग में यानी कि क्लास में, या सभी लोगों में नहीं बल्कि लोगों के कुछ वर्गों में समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होगी या उनको क्षोभ होगा, तो ऐसी दशा में डीएम 32A का आदेश जारी कर सकते हैं कि अब हथियार लेकर पीटी परेड करना यानी कि व्यायाम करना और प्रशिक्षण पर हम पूरी तरह इस इलाके में क्या लगाते हैं, रोक। तो फिर हम बता दें, सीआरपीसी में भी सेम प्रावधान ये कहाँ है, 144। और इस रोक के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो वह आईपीसी की धारा में दंडित होगा, 153 है। अभी आगे हम बताएंगे कि दोनों में दंड है तो क्या होगा। पहले पेयर एक तो खत्म हो जाए तब तो दोनों को एक साथ लिया जाए। स्पष्टीकरण देखिए, इस स्पष्टीकरण पर भी जैसे वर्तमान में किसान बिल पर कांग्रेस आपका मने फायर थी, तो उसी स्पष्टीकरण पर भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा वालों को
आंखों नहीं सुहाता था, ये आपका स्पष्टीकरण। अब देखिए भाजपा वाले क्या कहते थे उस समय। तो भाई समय समय की बात है, कभी गधा घोड़ा पर और कभी घोड़ा गधा पर, यानी कि उल्टा हो गया। कभी नाव आपका चलती है, कह सकते हैं किस पर, आपका गधा पर नहीं भाई, क्या बोला है, कभी नाव ट्रक पर चलती है तो कभी ट्रक किससे चलता है, जहाज या नाव से। तो समय समय की बात है, किसका समय पलटी मारेगा, किसका समय बुरा होगा, किसका अच्छा होगा, ये बताया नहीं जा सकता। तो देखिए आगे भाई आपका स्पष्टीकरण देखिए, इस पर भी एक कहानी गढ़नी है। इस धारा के उद्देश्य के लिए अस्त्र शब्द का तात्पर्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार से है, और इसके अंतर्गत लाठी भी आता है, डंडा भी आता है, छड़ी भी आती है और बेलचा भी आता है। सबसे बड़ा विवाद इस छड़ी को लेकर था, और भाजपा वाले कांग्रेस पर यह अटैक कर रहे थे कि जिस जिस छड़ी से आपका जिस छड़ी से महात्मा गांधी अंग्रेजों को भगा दिए, आज वही छड़ी क्या है, अपराध बन गई है। यानी कि अगर छड़ी लेकर क्या कराइए, पीटी परेड या प्रशिक्षण दीजिए, तो ये क्या है, रोका जा सकता है। और रोक के बावजूद भी ऐसा करते हैं तो ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा भाग। तो अस्त्र में क्या क्या शामिल हैं, तो आपका लाठी, डंडा, छड़ी और बेलचा। बेलचा माने चिमटा होता है, चिमटा जैसे कि आपका रोटी वोटी बनाया जाता है तो चिमटा बजाया भी जाता है, बाबा बाबा बजाते हैं खूब चिमटा, देखे होंगे। आइए खंड 2 देखा जाए भाई। अब इस धारा के अंतर्गत कोई भी निषेधाज्ञा 3 माह से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगी। ये भी अच्छे से तैयार रखिए, हम शुरुआती दौर में बताए कि अगर जिला मजिस्ट्रेट 132 ए के क्लाज 1 के तहत हथियार लेकर आपका सामूहिक रूप से प्रशिक्षण या व्यायाम पर रोक लगा देता है, तो डीएम कितने दिन तक रोक लगाए रखेगा, अनंत काल तक नहीं, कितने दिन तक, 3 माह, रट कर जाइए कितने माह। यानी कि डीएम द्वारा जो रोक लगाई जाएगी वह कितने माह। यदि राज्य सरकार सुरक्षा के लिए उचित समझे तो राज्य सरकार इस समय को बढ़ा सकती है, और 3 माह बाद कितने दिनों के लिए बढ़ा सकती हैं, 6 माह के लिए। तो अधिकतम अवधि कितनी हो गई, 9 माह, अधिकतम अवधि दोनों मिलाकर 9 माह। तो कौन, मैंने राज्य सरकार 3 माह के पश्चात और कितने दिन के लिए इस निषेधाज्ञा को एक्सटेंड कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। तो रट कर जाइएगा कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। तो टोटल अवधि कितनी हो गई इसकी, 9 माह। अगला देखिए आपका खंड 3 देखिए, 2 अब हो गया, 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं, उतना पंचौरा नहीं पढ़ना है पूरा, बस ये है कि उसे लगता है कि समय बढ़ाना चाहिए तो क्या कर सकती हैं। खंड 3 देखिए, जिले का मजिस्ट्रेट स्वयं या अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 1 के अंतर्गत अपने द्वारा पारित किए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जिले का मजिस्ट्रेट या डीएम आपका 32 ए के क्लाज 1 के तहत ऐसा आदेश दिया है निषेधाज्ञा का रोकने का, सामूहिक हथियार लेकर प्रशिक्षण या व्यायाम को, तो जिले का मजिस्ट्रेट जब चाहे तब या तो अपने आप, यानी कि सुमोटो से, सुमोटो मतलब स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा मतलब अपनी इच्छा से, यानी कि उसकी जब इच्छा करे तब क्या कर सकता है, इस आदेश को विखंडित कर सकता है। विखंडित करना न आए तो लिख लीजिए रद्द कर सकता है। तो कब डीएम रद्द रद्द कर सकता है, स्वयं कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, कब, जब चाहे तब। या उसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी कि मान लीजिए दो, अधिकतम तो 3 माह है, मान लीजिए डीएम ने ये आदेश जारी किया, रोका,
2 माह के लिए रोका तो उसमें परिवर्तन करके उस आदेश को केवल 1 माह के लिए कर सकता है, 1.5 माह के लिए, क्योंकि ऐसे आदेश में परिवर्तन कौन कर सकता है? डीएम। फिर एक बार इसको समझिए, या तो डीएम अपने मन से ये करे, माने उसको कहते हैं कि सुमोटो या स्वप्रेरणा या स्वयं, या दूसरा कैसे कर सकता है कि उस इलाके का कोई व्यक्ति क्या दे, उसके यहाँ एप्लीकेशन दे कि आपने जो आदेश ये निकाला है ये आपका सही नहीं है, इस आदेश को आप तो रद्द करिए या समय को क्या करिए, घटाइए। तो बताइए, जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा आदेश को कैसे आपका परिवर्तित या विखंडित कर सकता है? स्वप्रेरणा से, किसी व्यक्ति के आवेदन पर, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारकर अब आएंगे? दोनों, चाहे अपने मन से या किसी व्यक्ति ने क्या की है आपत्ति। चौथा खंड देखिए, राज्य सरकार या तो स्वतः या किसी आपका व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 2 के परंतु के अंतर्गत पारित किए गए अपने आदेश को अथवा जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन पारित किए गए आदेश को विखंडित कर सकती हैं या परिवर्तित कर सकती हैं। राज्य सरकार को थोड़ा पावर ज्यादा मिल गया। फिर एक बार समझिए, फिर एक बार खंड 2 में आइए भाई, बैक होना है खंड 2 में। अगर देखिए इसमें आपका है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट ने 32A के तहत अधिसूचना जारी की, आदेश दिया, तो वह अधिकतम कितने दिन के लिए दे ही सकता है? 3 माह। और 3 माह के माने पहले भी दे सकता है, माने 2 माह के लिए। और डीएम चाहें तो अपनी द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है या उस आदेश में कुछ परिवर्तन कर सकता है। ये आपका खंड 3 में हमने बताया। तो आखिर अब दूसरा नियम देखिए, खंड 2 का प्रोविजो हमने बताया कि अगर राज्य सरकार उचित समझे तो डीएम ने जो आदेश दिया है उसको बढ़ा सकती हैं समय को, और अधिकतम कितने दिन के लिए बढ़ा सकती हैं? 6 माह। तो राज्य सरकार जब बढ़ा सकती हैं समय को, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश को रद्द भी कर सकती हैं, परिवर्तित भी कर सकती हैं। तो किसके द्वारा दिए गए आदेश को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करेगी या परिवर्तित करेगी, कि राज्य सरकार अपने द्वारा दिए गए आदेश को? तो दोनों, यानी कि राज्य सरकार अपने द्वारा जो आदेश परंतुक में दिया गया है या डीएम ने आदेश दिया है उसको कौन रद्द कर सकती हैं? राज्य सरकार रद्द कर सकती हैं या उसमें क्या कर सकती हैं? परिवर्तन। तो यहाँ जो आपको समझना है कि राज्य सरकार किसी के आवेदन पर करेगी कि अपने इच्छा से कर सकते हैं, मैंने सुमोटो से, तो दोनों मार कराइए। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को भी पावर था कि वह अपने मन से या किसी के एप्लीकेशन पर ऐसा कर दें, तो राज्य सरकार को भी माने पावर है कि या तो कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे तब ऐसा करे, या अपने मन से यानी कि सुमोटो स्वप्रेरणा अर्थात स्वयं के क्या करे, ज्ञान पर भी ऐसा राज्य सरकार कर सकती है। क्या कर सकती हैं? तो ऐसे आदेश को क्या कर सकती हैं? विखंडित। विखंडित मतलब समाप्त कर देना, रद्द कर देना। और परिवर्तित करना मतलब क्या हुआ? कुछ उसमें बदलाव लाना, जैसे समय कम कर दिया जाए, 2 माह का है तो कितना कर दिया जाए? 1 माह। खंड 4 के बाद 5वां देखिए, जब उपधारा 3 अथवा 4 के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाए तो जिले का मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार जैसा मामला हो, आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता द्वारा अपने सामने उपस्थित होकर आदेश के विरोध में कारण दिखाने का अवसर प्रदान करेगा।
और यदि जिले का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, अंशतः या पूर्णतः प्रार्थना पत्र को या तो निरस्त या निरस्त यानी कि डिसमिस कर सकती हैं, तो वह मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। यानी कि इस खंड में, पांचवें खंड में आडि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत समाहित है। यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। अब कैसे सुना जाएगा? अगर आपका डीएम ने आदेश दिया है 32A के तहत, या राज्य सरकार ने समय को बढ़ाया है आदेश देकर, तो कोई भी व्यक्ति इस आदेश का विरोध कर सकता है और एप्लीकेशन दे सकता है डीएम के यहाँ या राज्य सरकार के यहाँ, जिसने भी आदेश दिया हो, कि ये जो आदेश हैं इसको आप रद्द करिए या परिवर्तित करिए। तो कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन दिया है, डीएम या राज्य सरकार उसको व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे। यानी कि उसको समय दिया जाएगा कि आप आकर राज्य सरकार या डीएम के पास अपनी बात को रखिए। या ये भी है कि व्यक्तिगत रूप से भी उसे मने कहा जाएगा, या ये कहा जा सकता है कि आप अपना वकील ले आइए और हमारे यहाँ आपका वकील आपका क्या रखेगा तब। तो भाई आपका कैसे सुनवाई की जा सकती है आवेदन पर? या तो स्वयं वह व्यक्ति मने हाजिर होकर मने अपनी बात रखे, तो क्या एडवोकेट या अधिवक्ता के माध्यम से वह इस आदेश का विरोध कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अपनी बात अधिवक्ता के माध्यम से रख सकता है कि नहीं? रख सकता है। तो राज्य सरकार या डीएम क्या करेंगे भाई? व्यक्तिगत या अधिवक्ता की बात सुनेंगे और उसके बाद या तो आवेदन को मंजूर करके तो अपने आदेश को खत्म करेंगे, और आवेदन अगर नामंजूर कर दिए तो यानी कि राज्य सरकार और डीएम ने माना नहीं, या तो ऐसी दशा में अगर आवेदन नामंजूर किया जाता है तो नामंजूरी का रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। यानी कि आपके एप्लीकेशन को हमने क्यों डिसमिस किया, इसका कारण बताइए। यहाँ भी नैसर्गिक न्याय आ गया, रीजन डिसीजन। यानी कि जब भी कोई निर्णय दीजिए आप उसका क्या बताइए, काज। काज मने कारण, कि क्यों आप निर्णय दिए। इस प्रकार आपका 32A समाप्त हुई। अब आइए 32B। बार बार आपका बताया जा रहा है कि जब भी 32B को पढ़िए, आईपीसी की किस धारा को शुद्ध रूप से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपका 153A यानी कि क सेम प्रावधान है, कोई अंतर नहीं है। देखिए भाई आपका जो 32B है, ये 32A की पूरक धारा है। पहला लाइन याद रखिए, लिखवाएंगे हम अभी, तो अब 2-3 दिन में हो जाए, समाप्त हो जाएगा एक्ट, तब एक ही बार लिखवा दिया जाए। जो ये 32B है, यह किसकी पूरक धारा है? 32A की। यानी कि 32A के तहत जो आपका डीएम ने रोक लगा दी है, अस्त्र लेकर न तो चलिए, न पीटी परेड करिए और न ही ट्रेनिंग दीजिए, और कोई व्यक्ति डीएम के इस आदेश का पालन नहीं करता मैंने जबरदस्ती क्या करने लगा, बेलचा और आपका छड़ी लेकर पीटी परेड या ट्रेनिंग देने लगा, तो ऐसे लोग सजा के हकदार होंगे। और किस धारा में सजा है? 32B। तो देखिए 32B अब भाई, धारा 32 के अधीन वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। तो देखिए पहला, जो कोई धारा 32A के अंतर्गत वर्णित निषेधों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो रोक लगाई गई उसके बावजूद माना नहीं और पीटी परेड व्यायाम क्या कर दिया, शुरू, तो ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जो कचहरी वाले हैं, मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, अथवा अर्थदंड, अर्थदंड मतलब फाइन,
फाइन मतलब जुर्माना, जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों। तो दंड याद करके जाइएगा, कितना दंड है आपका, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। कितना दंड भाई याद रखिए, 6 माह का कारावास या जुर्माना 2000 रुपया या दोनों। और खंड 2 आइए, सीआरपीसी आप लोग बताइएगा, पढ़ाया गया है कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी ये जो अपराध होगा संज्ञेय होगा। संज्ञेय का मतलब क्या हुआ, सीआरपीसी में बहुत डिटेल में चला था, तो 2C में संज्ञेय अपराध सीआरपीसी में परिभाषित है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि जो ये 32A का उल्लंघन लोग करेंगे, पुलिस इनको वारंट के बिना क्या करेगी, गिरफ्तार। और न्यायालय में मुकदमा चलेगा तो ये कितनी सजा पाएंगे, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। संज्ञेय का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों का बेलचा छड़ी सब क्या कर लिया जाएगा, हथियार जब्त, और वारंट के बिना क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार। न्यायालय से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपका अगला देखिए भाई, धारा 33 देखिए, जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति यानी कि ठीक पूर्ववर्ती चारों धाराओं में किसी बात के होते हुए भी आपका इन धाराओं में भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो डीएम है उनका जो साधारण नियंत्रण है इन पर बना रहेगा, तो ये कम चांस है, इसको छोड़ दीजिए। आइए 34 से फिर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपका 34 से फिर आपका मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता है, प्री में भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिए मेंस में पिछली बार भी बना था, एक बार फिर हम इसको थोड़ा व्यापक वे में चलना है हमें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका लगातार मेंस में भी बनता है, प्री में भी बनता है। और पहले इसकी भूमिका देखिए, भले यही सबसे बड़ी धारा है, मैं बता दूं इधर की धाराओं में जो सबसे बड़ी धारा है आपका कौन है, 34। और बीच की धाराएं छोटी छोटी मिलेंगी और आगे की अभी 4 धाराएं निर्सित भी मिलेंगी। यानी कि आपका 38, 39, 40, 41, तो 4 धाराएं और कम कर दीजिए, टोटल धाराएं 47 हैं। हम लोग 34 पर हैं, 34 10 44, अब 45, 46, 47, यानी कि 9 धारा इसके बाद और पढ़नी है। और वो बड़ी बड़ी धाराएं नहीं है, लेकिन 34 में पूरा एक लेक्चर लगता है। तो जब भी 34 पढ़िएगा, 34 से हर एक जगह हम जोड़ते भी रहेंगे आपका आईपीसी से लेकर तमाम जगहों पर। लेकिन आइए 34 क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन जो बनता है वह देखा जाए। पहला क्वेश्चन जो आपका यूपी एपीओ मेंस में रहेगा, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट का, तो पहला क्वेश्चन पुलिस एक्ट का होता है, लिखा नहीं रहेगा पुलिस एक्ट का है, और पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। उसमें एक बार दे दिया था कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है तो वह पुलिस एक्ट से संबंधित है, और लोग लिख कर आ गए सीआरपीसी की धारा 41, यानी कि 41 लिख कर आए, जबकि पहला मेंस का क्वेश्चन किससे रहता है। मैंने तीनों क्वेश्चन ऐसे आए थे कि अगर एक आम आदमी से कहा जाए कि इन क्वेश्चनों को बताइए कहाँ से लिखना है, तो पूरी बात सीआरपीसी में आ जाएगी। तो जो बातें सीआरपीसी में हैं वही बातें ज़्यादातर कहाँ दी गई हैं, पुलिस अधिनियम में। तो आपका मैंने अगर देखे आप, तो अगर तो सतर्कता भी बरतनी है कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा मेंस में वह किसका रहेगा, पुलिस एक्ट का।
भले आपका पुलिस अधिनियम न लिखा हो, तो जो पुलिस अधिनियम में प्रावधान है वही लिखने हैं, ये नहीं कि सीआरपीसी लिख दीजिए। उसके बाद से आपका सीआरपीसी इत्यादि का क्वेश्चन चलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन पुलिस अधिनियम में पूछे तो सेक्शन 34 देखना है, 34 लिखना है। और अगर यही क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पूछे तो मुख्य रूप से 41 लिखना है, और भी 4-5 धाराएं एक एक लाइन लिखनी है, लेकिन मुख्य रूप से कौन लिखेंगे? 41। अब 34 में है क्या ये देखा जाए। तो सेक्शन 34 पुलिस वसूली अभियान जो चलाती है, तो बस ये जानिए कि आपका अंग्रेजों ने पुलिस को बहुत बड़ा हथियार या अधिकार दे दिया 34 में कि सबसे वसूल लो, कोई बचा नहीं। यानी कि किससे वसूल लो तो ही बताया जाएगा। यानी कि धारा 34 में 8 ऐसे पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप या लोक अपदूषण या लोक प्रदूषणों का उल्लेख है। तो कितने लोक अपदूषण या पब्लिक न्यूसेंस है? 8। जहाँ की अगर कोई व्यक्ति किसी शहर या नगर में इन कार्यों में से एक या अधिक कार्य करता है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जो सजा पाएगा 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। रट कर जाइए। तो 3 पॉइंट तो हो गए कि किस धारा के तहत पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन रटिए 34। आपका कितने प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप या लोक अपदूषण या लोक न्यूसेंस दिए गए हैं? कितने प्रकार? 8। दंड कितना है इसमें? तो 8 दिन का कारावास या कितना रुपया जुर्माना? 50 रुपया। अब देखिए आपका मैंने इसके बाद देखिए पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप के बारे में जहाँ जहाँ प्रावधान किया गया है, पहले उन प्रावधानों को देखा जाता है और तब लास्ट में पुलिस अधिनियम पढ़ा जाता है। तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 21 हम उठाते हैं। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 32 और संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 226। देखिए हम कहाँ कहाँ से जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो हम कहाँ से बताएंगे? संविधान से। फिर आईपीसी से बताएंगे। 268 से लेकर 291 को कोरिलेट किया जाएगा आईपीसी में। तो आईपीसी की हल्का सा कौन सी धाराएं देखनी है इंडियन पेनल कोड की? तो 268 से लेकर कहाँ तक? 291 तक। संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद देखना है? 21। उसके बाद 32। उसके बाद कौन? 226। इसके बाद आपका पब्लिक न्यूसेंस के लिए सीआरपीसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी में कम से कम 2 धाराएं, 133 और 100 आपका 44। वैसे जो हम 144 ए बता रहे हैं ये भी क्या है? पब्लिक न्यूसेंस का ही रूप है। तो 3 धाराएं सीआरपीसी में पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए कौन कौन? आपका 133, 144 और 144 ए। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस के लिए जो पढ़ा जाता है वह आपका टाट में पढ़ा जाता है, यानी कि अपकृत विधि में। अपकृत में भी है। इसके बाद आपका सीपीसी में भी पढ़ा जाता है, और वह जो सेक्शन है 91। यानी कि आपका सीपीसी में कौन सी धारा आप लोग पढ़ते हैं कि लोक न्यूसेंस के बारे में मुकदमा? तो 91। देखिए तो सही होना चाहिए।
सीपीसी में 92 लोग पूर्त कार्य हैं, सही है ना? क्योंकि 92 में चैरिटी वाला कार्य है, तो 91 सही है। 92 में चैरिटी है, तो 19 देखिए आपका। अब पुलिस अधिनियम जानने से पहले इन बातों को दो दो लाइन ही सही आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और ये बातें आपका इंटरव्यू में काफ़ी काम करेंगी। प्री में तो करेंगी ही, इंटरव्यू में काफ़ी काम करेगी। अभी मैंने एक मैं बता दूं, एक लोग यहीं से पढ़कर इसी क्वेश्चन को गए थे। आपका विद्यापीठ एलएलएम से एलएलएम कर रहे थे, और आपका लोक न्यूसेंस पर उनको लेक्चर देना था, और तमाम टीचर और प्रोफेसर बैठे थे। तो जो मैं बताया था ये सब प्रावधान लगे शुरुआत करने संविधान से, और आधा घंटा तक अंत में जाकर पुलिस एक्ट पर गिरा दिए अपने लेक्चर को। तो आपका प्रोफेसर भी दंग रह गए कि अब पूछने लगे कहाँ से भाई पढ़े हो इतना। तो बताए कि इलाहाबाद में मनोज सर हैं, और वहीं को रिलेट कराते हैं, जो उत्तर भारत के एकमात्र क्या हैं, तुलनात्मक अध्ययन के विद विशेषज्ञ है। और बात करनी है तो ये क्या लीजिए नंबर। तो मनोज सर के पास तमाम फोन आते हैं, और किसी को लिफ्ट नहीं दिए मनोज सर। वैसे ही हम नंबरे सेव नहीं करते, तमाम फोन आते रहते हैं, ये हम टीचर बोल रहे हैं, ये लड़का जा रहा है, ये प्रोफेसर, ठीक है कौन काम है भाई, अपना काम करना है अच्छे से और पढ़ाना। क्या प्रोफेसर और टीचर से परिचय करके क्या करेंगे? ठीक है भाई, आपका सम्मान है और क्या। तो देखिए ध्यान से, अब हम आपका लोक न्यूसेंस की पहले परिभाषा जान लीजिए, तब तो आप कुछ जानेंगे। लोक न्यूसेंस की परिभाषा आईपीसी की धारा 268 में दी गई है। आपका जो नेट में बना था वह लोक अपकंटक बन गया था। भाई देखिए आपका इंग्लिश में केवल एक रहेगा, पब्लिक न्यूसेंस, लेकिन जो नेट में आ गया कि लोक उपकंटक, अब कई जो बदमाश थे यानी कि जानकार थे अब दिमाग लगाने लगे कि ये उपकंटक क्या है, सर तो बताए ही नहीं है। अरे भाई एक बार कम से कम इंग्लिश वर्जन तो देख लीजिए कि पब्लिक न्यूसेंस लिखा है कि नहीं। तो चार पांच नाम याद रखिएगा, लोक अपकंटक, लोक अपदूषण, लोक प्रदूषण, लोक न्यूसेंस, लोक उपताप, सार्वजनिक उपताप, ये सब एक ही है, ये नहीं कि आपका अलग कर दीजिएगा। तो सार्वजनिक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है, और आईपीसी की किस धारा में, तो 268 268, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि आपका कह सकते हैं लोक को, लोक का मतलब एक आदमी नहीं, जनता का वर्ग या समूह, यानी कि आम जनता पर या ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो कैसा प्रभाव पड़ता है? उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्षेम पर पड़ता है, कुशलता पर पड़ता है, उनको असुविधा होती है, उनको कष्ट होता है, उनको क्षोभ होता है, तो इसी या उनकी संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी कार्य को हम क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप। तो लोक उपताप में एक व्यक्ति प्रभावित होता है कि आपका ज्यादा व्यक्ति होते हैं, एक नहीं, एक होंगे तो प्राइवेट उपताप, और बहुत से होंगे तो लोक। लोक का मतलब हुआ कि लोक का मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता, और जनता मतलब कि ज्यादातर लोग। तो लोक उपताप में या तो शरीर को या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, या क्षोभ लोग होते हैं, असुविधा होती है। तो एक उदाहरण देखा जाए, एक आदमी रोड को खोद दिया है, और जितने बाइक वाले आ रहे हैं असुविधा हो रही है, और आपका धीरे बाइक करके वहां से जा रहे हैं, और तब तक एक बाइक वाला उसी में क्या हुआ, गिर गया, उसका हाथ ही टूट गया। तो ये जो कार्य रोड रोड खोद दिया है ये पब्लिक न्यूसेंस है, और एक आदमी गिरकर चोटिल हो गया, तो आम आदमी को तो असुविधा या कष्ट हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, निकल जा रहे हैं लोग।
लेकिन एक आदमी को चोट लग गई तो अन्य लोगों से उसको क्या क्षति हुई, विशेष क्षति हुई, तो वह मुआवजा भी वसूल सकता है और टाट में बताया जाएगा। लेकिन पहले तो यहाँ देखिए, अब आया आर्टिकल 21। अब आईपीसी बाद में देखिए थोड़ा समय लगेगा, 15-20 मिनट, इसको समझिए, उसके बाद 34 पढ़ाया जाएगा। जो स्वच्छ पर्यावरण है या स्वच्छ जो पर्यावरण का अधिकार है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और बार बार उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी समाहित है। बार बार कह रहा है, चाहे ध्वनि प्रदूषण करिए या धुआं निकाल दीजिए चिमनी से, कंपनियों से धुआं निकालिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपका तमाम कंपनियां दिल्ली से हरियाणा, आगरा और कहां कहां शिफ्ट हो गई, बस एक इशारे पर कि ये कंपनियां दिल्ली के लोगों के आपका स्वास्थ्य को क्या कर रही हैं खराब। वैसे भी दिल्ली समय समय पर क्या हो जाती हैं, धुआं 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 हो जाती है। मतलब अभी हुई थी दीपावली में, और सांस लेना भी क्या हो गया था, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद करने पड़े, यहाँ तक कि आपका तमाम चीजें बंद करनी पड़ी। तो यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। हमें स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ पानी मिले, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और किसमें समाहित है, अनुच्छेद 21 में। तो अगर कोई व्यक्ति ये सब पब्लिक न्यूसेंस करता है, लोक उपताप ऐसा करता है, यानी कि हवा को दूषित कर दे, पानी को दूषित कर दे, या इतना आवाज कर दे कि भाई आपका पढ़ना और रहना मुश्किल हो जाए, नींद खराब हो जाए आवाज से, तो ऐसे कार्यों को पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका, और 226 के तहत उच्च न्यायालय में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोक न्यूसेंस के मामले में अगर जनता का वर्ग प्रभावित हो रहा है, तो हमारा मूल अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण, हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और आदेश निकलवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ध्वनि के मामले में, गंगा के स्वच्छीकरण के मामले में कि गंगा प्रदूषित हो रही है, तो आपका एक कसम खाई थी आपका उमा भारती कि जब तक मैं गंगा को स्वच्छ नहीं कर दूंगी तब तक मैं नहीं चैन से बैठूंगी, अगर नहीं स्वच्छ कर पाऊं तो यहीं बनारस में मैं गंगा में कूद कर क्या कर लूंगी, आत्महत्या। पता ना आज कहाँ है, अब ढूंढना पड़ेगा। वादा की थी तो वादा क्या करें, निभाए ना भाई दुष्प्रेरण हो जाएगा। अब ये ना कहेगा कि सर कह रहे थे कि वादा निभाए, ना निभाए तभी ठीक है, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी चल रहा है ना, तो उसका भी ध्यान रखा जाता। ऑफलाइन में कुछ कहा भी जा सकता था, यानी कि तमाम उदाहरणों पर रोक लगा दिया है ऑनलाइन ने, क्योंकि भाई हजारों लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई समर्थक हो तो फोन ऑन कर देगा। तो ये पहला नियम है भाई। दूसरा नियम देखिए, अगर लोक न्यूसेंस हुआ है तो इसके लिए प्रावधान आपका दंड प्रक्रिया संहिता में भी है। अगर लोक न्यूसेंस का अर्जेंट मामला न होकर सामान्य मामला है, तो 133 सीआरपीसी के तहत कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशर्त आदेश दे सकता है, कंडीशनल आदेश दे सकता है कि इस लोक न्यूसेंस का उपशमन करिए, यानी कि ये जो लोक न्यूसेंस है इसको क्या करिए, हटाइए। जैसे कि उदाहरण के रूप में गोबर गली का ही उदाहरण देख लिया जाए, जो सीएमपी लॉ फैकल्टी हैं उसके पहले आपका कूड़े और गोबर का ढेर लगा रहता है, जो लोग पढ़े होंगे नाक दाब कर ही जाना पड़ता है, यानी कि साइकिल कब फिसल जाए, बाइक कब फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं है।
तो अगर का ये न्यूसेंस का सामान्य मामला है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो 133 के तहत जो लोग गोबर फेंक रहे हैं उनको सशर्त आदेश दे सकते हैं कि तुम गोबर हटाओ या हमारे यहाँ कारण बताओ। तो लोग आएंगे, कारण बताएंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश को अंतिम करेंगे कि अब गोबर हटा दो, क्योंकि गोबर से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है, कई लोग गिर गए और गिरकर हाथ पैर क्या हुआ है, टूट गया है, कपड़ा भी खराब हो जाता है। तो ये लोक न्यूसेंस का कैसा मामला रहा, सामान्य। तो सामान्य मामलों में कंडीशनल आदेश की धारा में उत्तराखंड कई बार आ चुका है, 133। अगर अर्जेंट मामला है यानी कि तत्काल कार्यवाही करनी आवश्यक हो, तो इस लोक न्यूसेंस के मामले में तो सीआरपीसी की धारा 144 बनी है, जहां की लोक न्यूसेंस को दफन करने, निवारण करने, उपशमन करने, रोकने के लिए तत्काल आदेश दिया जाता है। तो कौन सी धारा के तहत अर्जेंट मामले तत्काल आवश्यकता है, तो सीआरपीसी की कौन सी धारा, 144। और अगर आपका लोक न्यूसेंस फैल रहा है, लोगों के वर्ग को असुविधा या खेद या क्षय या भय हो रहा है, किसके कारण, सामूहिक पीटी परेड या ट्रेनिंग के कारण, तो यहाँ भी डीएम क्या कर सकते हैं, आदेश देकर रोक सकते हैं। ये भी एक तरह से पब्लिक न्यूसेंस है, क्योंकि आम जनता इस पीटी परेड से क्या हुई, भयभीत। तो आपका क्या क्या बता दिया गया, संविधान बता दिया गया, दूसरा कौन बता दिया गया, सीआरपीसी। अब आइए आईपीसी देखा जाए। लोक न्यूसेंस अपराध हैं और दंडनीय है, ये तो हटाया ही जाएगा, ये सब अपराध कर रहे हैं और इसके लिए क्या है, सजा। लोक न्यूसेंस अपराध है और इसके लिए आईपीसी में सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि जब लॉर्ड मैकाले आपका आईपीसी बना रहा था, तो जान गया था कि ये भारत के लोग हवा में जहर घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, वाहन को बड़ी तेज चलाएंगे और ये क्वारंटीन के नियम का पालन ही नहीं करेंगे, तो क्वारंटीन फिर हो सकता है क्वारंटीन का नियम आ जाए, तो आ क्या जाए, चल ही रहा है, और हो सकता है कि आपका फिर से केस बढ़ने धीरे धीरे क्या हुए हैं, कोरोना के शुरू। अब यूपी में कम जोर मारा है, लेकिन जहां असल बात, जहां विदेश से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन इलाकों में ज़्यादा असर है ओमिक्रॉन का। और केरल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वहाँ हमेशा विदेशी घूमते रहते हैं। यहाँ कौन विदेशी अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, पहले आते भी थे, कोरोना के बाद कहाँ दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा। तो ऐसी दशा में आगे क्या होगा भाई, एक दो माह बाद क्या होगा, हो सकता है कि होली तक आपका मौसम आता है और 2 बार से तो उसी समय चपेटे में ले रहा है, तो 2-3 माह समय है, पढ़िए। फिर हो सकता है 1-2 माह ऑनलाइन पढ़ना पड़े, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मार्च उर्च आते आते क्या हो जाए, स्थिति बिगड़ जाए। तो इसलिए भाई वैक्सीन लगवा लीजिए और वैक्सीन लगवा के बाहुबली बन जाइए बाह में, ताकि आपका कोरोना तो होगा लेकिन असर क्या करेगा, थोड़ा कम। ये नहीं कि नहीं होगा, वैक्सीन मतलब ये नहीं कि आपका होगा ही नहीं, होगा, लेकिन वैक्सीन कोरोना के से क्या करेगी, वायरस से लड़ेगी और उसका प्रभाव थोड़ा क्या करेगी, कम, और कोई नहीं है उपाय। तो आगे देखिए आपका, तो क्वारंटीन का नियम का उल्लंघन, यानी कि कोरोना हुआ है और पूरे समाज में जाकर और मित्रों के साथ चाय पीजिए कि मित्रों को भी क्या किया जाए, कोरोना बांट दिया जाए, तो ये क्वारंटीन के नियम का क्या होगा, उल्लंघन। 271 याद करके जाइए, आजकल पूछा भी जा रहा है। देखिए समय भी हो गया भाई आपका। देखिए सीआरपीसी लिखवाई जाएगी भैया, इसको परसों बताया जाएगा भाई, कल क्लास बंद रहेगी। हाँ, सीआरपीसी में एक गलती भी हो गई है, उसको सुधारना है।
ये मोतीराम का जो केस है उसमें जस्टिस सुब्बा राव नहीं थे, बल्कि कृष्णा अय्यर थे। अब लिखवाते समय गलती हो गई तो अभी हम उसको सुधरवाएंगे। तो 10-12 मिनट में आइए, क्योंकि आज लेट हो गए हैं भाई। थोड़ा 7:15 बजे तक क्लास चलेगा। हाँ, थोड़ा लेट हो गया क्लास शुरू करने में। कल क्लास बंद रहेगा भाई, फिर परसों पुलिस एक्ट का लेक्चर चलेगा। और आज अभी कल दोनों टाइम बंद रहेगा, सुबह शाम दोनों। तभी 10-12 मिनट बाद क्लास